हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस विजन की 19 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी अंडर GS2। आप सबको पता होना चाहिए क्वाड में हमारी 4 कंट्रीज हैं, दैट इज द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। इनके भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं क्वाड क्या है। दैट इज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। सबसे पहले जो आइडिया आया था क्वाड का वो जापानीज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा आया गया था 2007 में 4 कंट्रीज को लेके, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, लेकिन ये उस वक्त कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि डिफरेंट रीजंस की वजह से। फिर इस क्वाड के आइडिया को दोबारा 2017 में रिवाइव किया गया। क्यों रीजंस थे कि इसको रिवाइव किया गया? क्योंकि ग्रोइंग कन्वर्जेंस अमंग कंट्रीज। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा, उसका सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है। इसके अलावा चाइना का जो थ्रेट है या चाइना की जो हेजमनी है जो बढ़ रही है, उसके थ्रेट को काउंटर करने के लिए इस 4 कंट्रीज ने क्या किया है, अपने आप को लेके आई है साथ में। फोकस कहाँ है क्वाड का? मेनली फोकस इस पे ही है ताकि हम क्या कर सके, इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन, मतलब कि क्या कर सके, कोऑपरेट कर सके। ठीक है, की फोकस ऑफ क्वाड हैज बीन टेकन टू बोस्टर, मतलब कि कोऑपरेशन को हम क्या कर सके, एनहेंस कर सके ऑन एडवांसिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ठीक है, अब हमारा ये जो हाईलाइट क्या मीट की जरा हम ये देख लेते हैं। देखो कोई भी मीटिंग आती है तो उसमें क्या बात होगी कि हम किस तरह से सिक्योरिटी कर सकें, किस तरह से हम क्या कर सकें, जो इंडो पैसिफिक की जो भी सोर्सेज है, मैराइन रिसोर्सेज है, उसको हम किस तरह से एनहेंस कर सके। तो ये सब चीजें होंगी। ठीक है, अच्छी बातें होती है, एज यूजुअल मैं आपको काफी बार डिस्कस किया। इसमें हाईलाइट किया किस तरह से हमें क्या करना है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज, मार्केट इकोनॉमिक्स और प्लुरलिस्टिक सोसाइटीज को हमें क्या करना है, उनके मतलब कि चीजों को देखना है। देखो प्लुरलिस्टिक सोसाइटीज क्या होता है, जैसे इंडिया में क्या डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। तो प्लुरलिस्टिक सोसाइटीज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को शेयर करना है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमीज आपको पता है किस तरह से, ताकि जो ट्रेड है वो बहुत अच्छे से हो रखे, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आप सबको पता है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, कमिटमेंट एक्सप्रेस करनी है ताकि हम क्या कर सकें, अफोर्डेबल वैक्सीन्स का असेस हम 4 कंट्रीज को ले सकें, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट का असेस हम 4 कंट्रीज एक दूसरे को असेस उसका प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हमने क्या करा है कि कोऑपरेट करना है फर्दर किसमें, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया इस वक्त मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ और सप्लाई चेन रेजिलियंस। ये मैंने आपको बात काफी डिस्कस किया। ट्रेड में जो भी सप्लाई चेन नेटवर्क होता है उसको किस तरह से आप अच्छा कर सकते हो और टेररिज्म को किस तरह से आप काउंटर कर सकते हो। इसके अलावा हमें रूल ऑफ लॉ को कमिट करना है, रूल के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ऑर्डर को हमने एस्टेब्लिश करना है, रिस्पेक्ट करना है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की सॉवरेनिटी। मतलब कि अगर ये 4 कंट्री साथ में है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जो भी अगर यूएसए में कुछ हो रहा है तो इंडिया को इंटरफेयर नहीं करना, मतलब किसी के भी इंटरनल अफेयर्स में हमें क्या करना है, इंटरफेयर नहीं करना है, और हर एक की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है। सभी जो इंडिपेंडेंट कंट्री उनकी सॉवरेनिटी को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, विच इज रेफरेंस टू द चाइनास मूवीज। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हमें क्या करना है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को अपहोल्ड करना है। ठीक है, इन नोटिंग द सिचुएशन इन म्यांमार। आपको पता है म्यांमार में अभी हमने उस दिन भी न्यूज पढ़ा था किस तरह से मिलिटेंट ग्रुप ने वहां की जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर दिया, क्रैश कर दिया। तो किस तरह से हम म्यांमार में वापस डेमोक्रेसी लेके आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी इन्होंने फोकस किया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। नासा's परसिवरेंस रोवर मेक्स हिस्टोरिक मार्स लैंडिंग। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी जो नासा का परसिवरेंस रोवर है वो मार्स पे क्या कर सकता है, लैंड कर चुका है। जो परसिवरेंस है ये नासा का मार्स 2020 मिशन का एक पार्ट था, और ये एडवांस्ड एस्ट्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी पहली बार किसी में, मतलब किसी और वर्ल्ड में भेजी गई है। ठीक है, एवर सेंट टू द अनदर वर्ल्ड। ठीक है, हाइलाइट्स क्या है, देखो इसमें क्या है, 4 ऑब्जेक्टिव्स पे काम किया है। किस तरह से वो मार्स की हैबिटेबिलिटी को स्टडी करेंगे। हैबिटेबिलिटी का मतलब कि वहां पे कैसा हैबिटेट है वहां का, ठीक है, कैसा फ्लोरा है, क्या फोना है वहां का। ठीक है, देखेंगे कि मार्स की माइक्रोबियल लाइफ कैसी रह चुकी है, मतलब वहां के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, इन सबको देखेंगे। ठीक है, फिर वहां से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके लाएंगे, और फिर हम देखेंगे किस तरह से फ्यूचर में ह्यूमन मिशन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन 4 मिशन पे इस पे फोकस किया गया। पेलोड्स का मतलब क्या है, जब ये परसिवरेंस रोवर गया है तो उसमें क्या क्या मतलब कि पेलोड्स थे। जैसे हमारा चंद्रयान 2 गया था तो उसमें विक्रम था, लैंडर, रोवर, ये सब ऑर्बिटर वगैरह ये सब था, प्रज्ञान वगैरह, तो वो पेलोड्स थे। उसी तरह इसके पेलोड क्या था, एक तो है मोक्सी, या उसको मार्स ऑक्सीजन इसरो, दैट इज द इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट भी होता है, जो कि पहली बार मैन्युफैक्चर, जो क्या करेगा, मार्स पे मोलिक्यूलर ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड रिच। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आएगी। देखो गाइस, जो परसिवरेंस रोवर है इसके अंदर क्या है, मोक्सी है। मोक्सी क्या करेगा, वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा
कैसे प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के यूज करके ही वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक इंजेन्युटी भी है जो कि पहला हेलीकॉप्टर है जो मार्स पे फ्लाई करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पेलोड से, एक तो मॉक्सी हो गया, सेकंड है इंजेन्युटी, ठीक है। इसके काम क्या था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या मार्स का? हम एक ऐसा लगता है कि लाइफ पॉसिबल है मार्स पे, इसलिए क्या है सभी जो डिफरेंट कंट्रीज है वो मार्स को एक्सप्लोर करने में लगी हुई है। अगर देखा जाए अर्थ पे जो लाइफ है वो 3.8 बिलियन ईयर्स से क्या कर रही है, इवोल्व हो रही है। कंडीशन जो मार्स पे है वो रफली 4 बिलियन ईयर्स है, तो कहीं ना कहीं अर्थ के से काफी ज्यादा सिमिलर है मार्स। इसके अलावा मार्स एक ओनली प्लेनेट है जहाँ पे ह्यूमन विजिट कर सकता है और वहां पे रह भी सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा जो वीनस और मरकरी है वहां पे एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है वो सन के काफी नजदीक रहते हैं। इसके अलावा जो आउटर सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो जो जुपिटर से स्टार्ट होता है वो सिर्फ गैस से बने और वो बहुत ज्यादा ठंडे रीजन है, इसलिए वहां पे लाइफ कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक मार्स ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। इसके अलावा मार्स पे किस किस कंट्री के क्या क्या मिशन है ये हम पढ़ लेते हैं। इंडिया का मंगलयान है, ये आपको हर एक कंट्री का पता होना चाहिए। यूए का होप में, ठीक है। चाइना के द्वारा Tianwen-1 है। मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सोमास स्पेस गैस ऑर्बिटर, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। मार्स रिकोनेंसिस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, मार्विन क्यूरेटिव रोवर, ये सब नासा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन मिशन होल्ड्स फर्स्ट मीटिंग। देखो ये जो न्यूज है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर GS2। देखो गाइस डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, जो भी लोकसभा की जो सीट्स होती हैं उनको क्या करता है वो बताता है कि हाँ कि इस स्टेट की इतनी लोकसभा में सीट्स होंगी, ठीक है, या फिर इस लेजिस्लेटिव असेंबली में इतनी स्टेट्स, इस स्टेट की मतलब कि इस तरह से, मैंने मेरी बात समझ आ गई, किस जगह से कितनी नंबर ऑफ सीट्स होगी, ये जो डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन करता है, ठीक है। हम सबसे पहले डिलिमिटेशन पढ़ लेते हैं। डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन मतलब एक एक्ट होती है, प्रोसेस होती है जिसमें हम कुछ बाउंड्रीज फिक्स करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंट्स की, किसी कंट्री की, प्रोविंस की, जिनके पास लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब कि या तो वो लोकसभा की होगी या लेजिस्लेटिव असेंबली की, उनकी कुछ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन को फिक्स करते हैं। आर्टिकल 82 के अंदर सेंटर के पास पावर है और आर्टिकल 170 स्टेट को पावर देता है कि वो अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या कर सकता है, रीएडजस्ट कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 82 एंड 170 प्रोवाइड्स फॉर रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। आर्टिकल 82 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है, 170 के अंदर स्टेट असेंबली के पास पावर है आफ्टर एवरी सेंसस, हर 10 साल बाद, ठीक है। इंडिया में जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो कब कॉन्स्टिट्यूट होता है? 1952 में, 1963 में, 73 में और फिर 2002 में फॉर्म हुआ। अब सीधा 2026 में हुआ, ठीक है। जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो सेटअप किया गया था डिलिमिटेशन एक्ट पास करके पार्लियामेंट के द्वारा। जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है और ये किसके साथ काम करता है? कोलैब करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके पास फोर्स ऑफ लॉ की पावर है और इस जो भी काम करता है, कोई भी एक्ट करता है, उस एक्ट को आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों किया। फंक्शंस क्या है अभी आपको बोल दिया, ये डिटरमाइन करता है नंबर और बाउंड्रीज किसी कॉन्स्टिट्यूंस की एज पर पॉपुलेशन, ठीक है। इसके अलावा वो सीट्स को आइडेंटिफाई करता है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लिए रिजर्व है, वेदर उनकी पॉपुलेशन वहां पे लार्ज है या नहीं, ठीक है। अब क्या करता है जो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में है उसको लास्ट में कंस्टिट्यूट किया गया था ताकि जो लोकसभा की जो सीट्स है उसको रिड्रॉ किया जाए और असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो, अब आपको पता है पहले स्टेट था, ठीक है, लेकिन अब यूनियन टेरेटरी बन गया, तो इस हिसाब से यूनियन टेरेटरी की जो उसकी सीट्स को वहां फिक्स कर सके, ठीक है। जो डिलिमिटेशन हुआ है जम्मू कश्मीर में वो अभी किस सेंसस पे हुआ? 2011 के पॉपुलेशन सेंसस पे हुआ, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट न्यूज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज मास्टर डायरेक्शन टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। देखो कहीं डिजिटल पेमेंट की बात आ गई तो ये जो न्यूज है हमारी इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया, कुछ डायरेक्शन पास किया ताकि किस तरह से जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, कुछ साइबर फ्रॉड होता है, उसको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके और डिजिटल पेमेंट्स को सिक्योर बना सके। हमने परसों भी पढ़ा था इससे रिलेटेड, ठीक है। अगर हम आरबीआई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेमेंट जो डिजिटल मोड्स के थ्रू होती है वो 1.5 बिलियन ट्रांजेक्शन हुई है, नियर अबाउट 15 ट्रिलियन हुई है इन अ डे इन 5 years। मतलब कि पिछले 5 साल में अगर आप देख रहे हो तो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हैं उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, 1.5 बिलियन ट्रांजेक्शन हुई है जिनकी जो वर्थ थी वो नियर अबाउट 15 ट्रिलियन है, ठीक है। इसके अलावा जो डायरेक्शंस इसलिए ली जा रही है ताकि हम क्या कर सके, उसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को एनहेंस कर सके, कॉमन मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को हम इंप्लीमेंट कर सके ताकि हम डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सिक्योर बना सके, ठीक है। गाइडलाइन जो अप्लाई होगा वो रेगुलेटेड एंटिटीज पे अप्लाई होगी जिसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होंगे, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक, क्रेडिट कार्ड इशू एंड मतलब कि देखो
जो भी इन सब में इंक्लूड है डिजिटल पेमेंट्स में, उन सभी को गाइडलाइंस क्या करनी पड़ेगी, उस पे काम करना होगा। ठीक है, अब क्या क्या गाइडलाइंस है जो आरबीआई ने इशू करी, हम देख लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस की बात करिए कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है उनको पब्लिक को इन्फॉर्म करना होगा किस हिसाब से थ्रेट्स होते हैं, क्या अटैक्स हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लेने चाहिए जब आप डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं। देखो जैसे आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है आजकल, एयरटेल बैंक अपनी पेमेंट दिखा रहा है ना, अंदर एडवर्टाइजमेंट, वो क्यों दिखा रहा है, ताकि वो पब्लिक को अवेयर कर रहा है। ठीक है, मोबाइल ऐप, इसके अलावा जो ओल्डर एप्लीकेशन वर्जन है उनको डीएक्टिवेट करना चाहिए टाइम मैनर में, ताकि हम न्यूअर वर्जन को बंदा रिलीज कर सके। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। रेगुलेटेड एंटिटीज को एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेटअप करना चाहिए, ताकि कोई भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं या जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनको एड्रेस। कभी कभी क्या होता है ना, आपने आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं लेकिन एक्चुअली वो पेमेंट नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह के जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनको रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके अलावा मैंडेटरी कंज्यूमर यूसेज गाइडलाइंस होना चाहिए, मतलब कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज होंगी उनको क्या करना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस रखनी चाहिए यूजर्स के लिए कि सिक्योर, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल, और एक ट्रेनिंग मटेरियल्स होना चाहिए ताकि वो यूजर उसको यूज कर सके विद इन डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन मतलब जैसे आपका जीपे हो गया, फोन पे हो गया, भीम हो गया, ये सब क्या एप्लीकेशन से तो है। इसके अलावा प्राइवेसी होना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन शुड नॉट स्टोर सेंसिटिव कंज्यूमर ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन, जैसे यूजर आईडीज होगी, पासवर्ड्स, कीज एक्सेट्रा अपने डिवाइस में ना रखें। ठीक है, जैसे आपको पता है आप क्या करते हो, अगर फोन पे यूज करते हो अपना की यूज करते हो ना, जैसे जो भी आपका कोड है आप यूज करते हो, तो इसमें होना चाहिए कि जो मोबाइल एप्स है वो ऑटोमेटिकली वो स्टोर ना करे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज, सर्विस टू एड्रेस डाटा कैप ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। देखो ये तीन माइन न्यूज है, सोशल इश्यूज में कवर होगी। तो इस बीच में क्या बना था, एक काफी बड़ा इशू बना था कि भी माइग्रेंट वर्कर्स कितने एक्चुअल में माइग्रेट हुए हैं, उन पे डाटा नहीं है। ठीक है, तो अभी कुछ सर्वे हुए हैं जिसमें डाटा का जो कमी थी उसको एड्रेस किया गया। ठीक है, सेंटर ने एक सॉफ्टवेयर एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल को लॉन्च किया गया विद क्वेश्चनरीज फॉर 5 पैन इंडिया सर्विस, जिसमें 5 सर्विस हुए हैं। इसमें क्या किया, माइग्रेंट वर्कर्स का जो डाटा में डेफिशिएंसी गैप था जो कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन हुआ, ठीक है, तो इसमें 5 सर्विस किए गए। किसके द्वारा कंडक्ट किए गए, लेबर ब्यूरो के द्वारा। देखो मैंने अभी आपको बता दिया, कोविड लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने अपने घर माइग्रेट हुए, और माइग्रेंट वर्कर्स नंबर एक्चुअल कितने नंबर था उसका जो डाटा गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास उसका डाटा नहीं है। अब ये डाटा नहीं है, इसकी वजह से काफी इशू बना था। अभी क्या किया, लेबर ब्यूरो ने ऐसे 5 सर्विस किए हैं जिसकी वजह से जो डाटा का इशू था, डाटा डेफिशिएंसी थी, उसको उन्होंने फुलफिल किया। ठीक है, अगर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखें, इंडिया में 2011 में 45.6 करोड़ माइग्रेंट थे। 5 ऑल इंडिया सर्वे है वो कौन कौन से हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। जैसे आप अगर एमएनसीज में काम करते हो, अगर आप हरियाणा में रह रहे हो और अगर आप बेंगलोर में काम कर रहे हो, देन यू आर ऑल्सो अ माइग्रेंट। ठीक है, बट आप इसके अंडर कवर होगे। ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। ठीक है, लाइक अगर आप कोई ट्रक चला रहे हो, ठीक है, सब ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ठीक है, इन सर्विस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूज डाटा गैप है जो एग्जिस्ट हुआ है एम्प्लॉयमेंट नंबर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा भाई। ठीक है, अब आपको लेबर ब्यूरो का पता होना चाहिए। जो लेबर ब्यूरो है वो अटैच्ड ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। जो इसका काम क्या है, एक सेकेंड गाइस, अरे यार ये चल ही नहीं रहा। हाँ चलो हम कर लेते हैं, कोई ना। लेबर ब्यूरो क्या है, ये अटैच्ड ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, जिसका काम क्या है, डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन है किस पे, वेजेस पे, अर्निंग्स पे, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, या कोई एब्सेंट हुआ है, लेबर का क्या टर्नओवर है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इन सब के जो डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना और उसको पब्लिश करना। ये सब किसका काम है, लेबर ब्यूरो का। और लेबर ब्यूरो किसका अटैच्ड ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए लेबर ब्यूरो क्या रिलीज करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, रूरल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, इनको रिलीज करता है। देखो जो सीपीआई है ये भी 5 तरह के होते हैं, लेकिन लेबर ब्यूरो कौन कौन सा रिलीज करता है ये आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का यूज करता है, रिलीज करता है रूरल लेबर्स का, और एग्रीकल्चर लेबर्स का करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं हम। अरे यार ये थिंक कोई दिक्कत तो आ रही है भाई, पोज भी नहीं हो रही है, एक सेकेंड गाइज।